पेश आया है। हर चौक के ऊपर जो है वो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल हैं। तो इन जिन्होंने अटैक किया है अब तक उनका कोई सुराग, कोई नाम, कोई पता, कुछ एनीथिंग? FIR का तो मेरा ख्याल है हो गई होगी, क्योंकि कल हमने स्टेटमेंट्स लिखवा दी थी, उनको दे दिया था। और MLR भी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट के लिए भी कह दिया गया था। मगर FIR का मुझे नहीं पता, हो गई होगी। लेकिन बिल्कुल सीसीटीवी फुटेजेस, कैमरे हर जगह पे हैं, और जिस गाड़ी पे वो गए हैं वो भी सामने आ सकती है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर ये चाहें तो 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर इनको पहचाना जा सके और उनको उठाया जा सके, या एटलीस्ट मतलब एक अरेस्ट करने के लिए कोई 1 या 2 या 3 बंदे जितने भी को मुमकिन हैं उसके लिए कोशिश की जा सकती है। लेकिन मुझे कोई संजीदा कोशिश इनकी नजर नहीं आती। सही। अगर सर PTI की डिमांड के बारे में पूछे कि PTI क्या चाहेगी कि किस तरीके से इस इशू को टेकअप किया जाए और फिर उसको परस्यू किया जाए, ताकि कोई कंक्लूसिविटी हमारे सामने आए, कोई कंक्लूसिव डिसीजंस या कुछ इस तरीके की बातें हमारे सामने आए, हम लोग ये तो डिसाइड कर सके कि इस मुल्क में सेफली आप रोम अराउंड या आप घर से बाहर तो निकल सकते हैं ना? देखें, पहली बात तो यह है कि ये एक ऐसे जगह पे वाक़ा हुआ है जहाँ मीडिया हाउस है, 2 मीडिया हाउसेज हैं, बल्कि 24 था, CNN था, CNN का प्रोग्राम करके ये निकले। और वहाँ हर तरफ सीसीटीवी फुटेजेस लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बल्कि बहुत सारे। तो उनकी अपनी गाड़ियाँ भी मौजूद थी अपने मीडिया हाउसेज की। और इसी तरह वो रशी एरिया है, वो एक मार्केट है, दिन का ये वाक़या है। अगर इस तरह के कातलाना हमले में भी पुलिस उनको नहीं गिरफ्तार कर सकती, तो एक तो है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये अटैक किया है। पहली बात, क्योंकि इनका कोई ख्वाजा सराओं से तो कोई दुश्मनी नहीं है ना, लेकिन जो असल बात है कि इनके मास्टरमाइंड कौन है, ये दोनों चीजें जब तक सामने ना आए तो हम तो ज़ाहिर मुतमईन नहीं होंगे। सिर्फ हम क्या, पूरी कौम मुतमईन नहीं होगी, और हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझेगा। इसका मतलब है कि कल आप हमें बुलाएं तो हम आपसे पहले पूछें कि जनाब आप कितने गार्ड भेजेंगे, कितनी गाड़ियां भेजेंगे, और बाहिफाजत आएंगे और बाहिफाजत हमें घर पहुंचाएंगे। ये अगर इस्लामाबाद मॉडल सिटी का हाल है, कैपिटल का, तो बाकी जगहों पे क्या होगा? यहीं से सबसे ज्यादा अगवा होते हैं लोग, यहीं सबसे ज्यादा कातलाना हमले हो रहे हैं, यहीं सबसे ज्यादा जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इस्लामाबाद। तो इसमें तो बज़ाहिर नजर आता है कि हमारे मुख्तदर लोगों को चाहिए नहीं, क्योंकि उनके तो एक बंदे के पीछे 200-200 गाड़ियों के काफिले होते हैं। उनको तो प्रोटोकॉल भी है, उनको सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। बाकी अवाम और कौम ने ना उनको इलेक्ट किया है, ना ही उनको फिक्र है। अच्छा शुएब साहब, ये जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी, अब उनकी जानब से भी रात को जो है तरदीदी बयान जो है आए, वो भी मैं जो है आपको भी सुनवाना चाहूँगा, आवाम को भी सुनवाना चाहूँगा कि डायरेक्ट किया। और उन्होंने ये कहा है कि ख़वातीन व हज़रात, ये जो है हमारे लोग नहीं थे, हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं। ये आप जो है उनकी जो है स्टेटमेंट सुने। गेटअप करके एक लड़की आए, उस जगह में कोई आम इंसान भी नहीं आ सकता, ठीक है। हमारा गेटअप करके उनके साथ कोई मसला होगा, कोई होगी, हमारे क्या पता, इतने बड़े लोग हैं, उधर कोई आम बंदा तो नहीं आ सकता। हमारा रूप करके, कुड़ी के बाल लगा के, हमारे जैसे कपड़े पहन के हमला किया, हमारा नाम फील्ड का बदनाम हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर रऊफ साहब की जो थी, यानी कि भरपूर तरीके से मजम्मत करती हूँ। मैं साथ ये भी कहना चाहती हूँ, ख्वाजा सरा कम्युनिटी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। अगर उन्होंने किया भी है, उन्हें भरपूर तरीके से कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, उनको सजा दी जाए। राइट, ये भी आपने स्टेटमेंट सुन ली है शुएब साहब और पाकिस्तानियों। आप वो जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। शुएब साहब जी देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने। बाजार भी यही लगता है कि अगर आप बंदों के हुलिये देखें, वो इतने ताकतवर और इस स्टाइल के लोग हैं कि अगर वो कपड़े पहन के या कोई विग लगा के इस अंदाज से वो आ जाते हैं तो वो ख्वाजा सरा नहीं बन जाएंगे। तो नेचुरली ये एक बहरूपिया का रोल अदा करने के लिए जिसने भी ये काम किया है, जो बाजार हमारा शक व शुबा भी उधर ही जाता है कि जिनके खिलाफ रऊफ हसन साहब बोलते हैं, और जो इस वक्त ताकतवर लोग हैं और जो अपने आप को नामालूम कहते हैं, ये उन्हीं की इमा पे या उन्हीं की बिहाफ पे या उन्हीं की वजह से ये बाजार लगता है जिस अंदाज से ये कातलाना हमला हुआ है। वरना इतना प्री प्लान, मुझे ये बताएं कि किसको पता था कि रऊफ हसन साहब इस वक्त यहाँ आएंगे? उनको किसको पता था कि वो दूसरे टीवी चैनल पे पहुंचेंगे? और ये उनकी टाइमिंग्स हैं, और ना सिर्फ उनकी टाइमिंग्स, उनकी
लोकेशन वो उन तक पूरी तरह मालूम और है। वो भी सर रिकॉर्डेड और एक और चीज के ब्लेड लेके कौन फिरता है? जी मैं वही कह रहा हूँ ना, ब्लेड था या चाकू था, मेरा ख्याल है एक से जायद ये चीजें थी। ब्लेड भी था, चाकू से ये वार मुझे चाकू से लगना है, क्योंकि ब्लेड से हमला करने की कोशिश हुई जो कि उस स्कफल में नीचे गिर गया, मुझे ये शक है। और कुछ चाकू से या किसी ऐसी चीज से इतने तेज धार आले से काटा गया। और एक से जायद जो कि हमलावर थे, एक से जायद ही उनके पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। और एक मुख्तलिफ तरह की क़यास आ रही हैं, अब तो हमारे सामने आती भी रहेंगे, हम परहेज ही करेंगे क़यास आराइयों से। लेकिन एक और पॉइंट जो सामने आ रहा था डिस्कशन में वो ये था कि शायद उन्होंने कोई चीज़ उनको दी है या छीनी है। तो आपकी उनसे मुलाकात हुई, कुछ ऐसा भी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरा ख्याल है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा इसलिए कि मेरी उनसे इस मौजू पे ज्यादा बात नहीं हुई, ज़ाहिर है वो बीमार भी हैं और जिस कैफियत में थे तो हम कुछ ज्यादा उनसे बात नहीं कर सके। मगर एक बात तय है कि ये एक कातिलाना हमला था, उसकी प्लानिंग के तहत था। एक दिन पहले भी यही कोशिश की गई और वो उसमें जब नाकाम हुए ये हुआ। और ये उनके आने जाने की टाइमिंग्स, उसकी लोकेशन और उसकी सारी चीजें, ये बहरहाल एक प्री प्लान्ड मंसूबे के अलावा ये हो नहीं सकता। ठीक है जी, ये एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत नहीं हो सकता है, दुश्मनी भी नहीं है। ठीक है। अच्छा शोएब साहब, जैसे आपने खुद भी कहा कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हर इंसान के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुतअद्दिद बार टारगेट किया जा चुका है इससे पहले भी। तो तहरीक इंसाफ अब इस सब के लिए, इस सब को काउंटर करने के लिए क्या करने के बारे में सोच रही है? जी, इस पे हम कुलाह अमल बनाएंगे एक तो। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। और तीसरी बात यह है कि हम अपने लीगल कार्रवाई करेंगे और इन लोगों को कैफर किरदार तक जब पहुंचाएंगे तो मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों के लिए भी एक सबक होगा। ठीक हो गया सर। शोएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, इस अहम मौजू के ऊपर जो है एनालिसिस करने के लिए, कमेंट्स पास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात अब बढ़ेंगे, हमें ज्वाइन किया जी ज़ुबैर शेख साहब ने, रिटायर्ड SSP हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। Thank you for having me. Sir, thank you for taking out time. ज़ुबैर साहब आपने I'm sure सारा इंसिडेंट भी देखा होगा, आपने वीडियो भी देखी होगी। इस्लामाबाद जो कि एक पाकिस्तान का सबसे सेफेस्ट सिटी कहलाया करता था, मैं कहूँगा, क्योंकि क्राइम रेट्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से अब जो हैं इंडिपेंडेंट और जो हैं मतलब पॉलिटिशियंस को जो है जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है बिल्कुल डे लाइट के अंदर, क्या कमेंट्स हैं सर आपके? सबसे पहले तो मैं इस वाक़े को कंडेम करूंगा। ये एक सीनियर पार्टी के मेंबर हैं, नहायत सॉफ्ट स्पीकर हैं और अच्छे इनकी शख्सियत है। उनके साथ ये वाक़या हुआ, ये यकीनन काबिल मज़म्मत है। दूसरा ये मैं बताता चलूं कि ये जो वाक़या है ये अचानक वाक़या नहीं है। इस वाक़े को देखकर बखूबी अंदाजा किया जा सकता है कि इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्लानिंग करके पहले चारों ये ट्रांसजेंडर्स खड़े हो गए आपस में गपशप कर रहे हैं और इसको ट्रेस आउट करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी ये काबिश करनी पड़ेगी। उनके लिए बड़ा क्रेडिट में जाएगी बात अगर जितनी जल्दी वो ट्रेस करेंगे। काफी शकूक व शुबहात जो पैदा होते हैं उसको किल किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं। रात को मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनकी एप्लीकेशन पे 324 दफा लगाई गई है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो वाकई अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर आपके हाथ में चाकू हो, ब्लेड हो, उससे कोई भी नाजुक गले की कोई चीज कट सकती है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। और दूसरा मैं ये बताता चलूँ तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि वो अपने साथ कम से कम एक दो अशखास को जरूर रखें। लाजमी नहीं कि इन पर कोई अटेम्प्ट हो। अपने कारकुनान कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं बड़े शौक में फोटोग्राफी के लिए, साइन के लिए या आपके साथ वीडियोस बनवाने के लिए आते हैं, तो आपकी शेड्यूल में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपने कहीं जल्दी जाना होता है, आना होता है। इसके लिए अपने साथ कोई एक दो बंदे रख लिया करें। अब ये जैसे हमारे ये वज़ीरे इत्तलाआत हैं, उनके एक पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, तो इनको चाहिए कि इस किस्म की करें। ये लाजमी नहीं कि किसी खौफ की वजह से करें। मैं ये भी बताता चलूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी हाई सीट पे जाते हैं या आपकी पर्सनैलिटी जरा थोड़ी सी पॉपुलर हो जाती है तो केयर करें अपनी भी। क्योंकि आपके साथ जो केयर करनी चाहिए, प्रोटेक्शन जो है आपको गार्ड्स लेके फिरना चाहिए। इस्लामाबाद में जो है तकरीबन हर चौक में सेफ सिटी कैमरास मौजूद हैं, CCTV कैमरास मौजूद हैं, हर दुकान के बाहर, बिल्डिंग के बाहर। अब ये क्लियरली इनके फेसेस भी मतलब ऐसा नहीं कि छुपे हुए, ढके छुपे हुए हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और इनके जो रूट से जिसे वो आए थे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये क्या प्रोसेस होता है और कितनी जल्दी जो है और कितनी एफिशिएंट है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी?
ये रात से 3 टीमें तश्कील दे दी गई है पुलिस स्टेशन की सतह पर, इन्वेस्टिगेशन की सतह पे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन खुद इसमें इन्वॉल्व है, वो एट द स्पॉट कल आए भी थे। इस सीसीटीवी कैमरा को देखने के लिए इसको बैक किया जाएगा। ये ब्लैक कलर की जो मेहरान गाड़ी है काले रंग की, और देखने में आया कि इसकी नंबर प्लेट नहीं थी। तो ये कहाँ से इन हुई है? इस्लामाबाद में। और अगर इस्लामाबाद से कहीं से रवाना हुई है तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है सेफ सिटी के लिए। सेफ सिटी के डीआईजी साहब को मैं जानता हूँ, बड़े एफिशिएंट है, और सारी रात उन्होंने हमले को जगाई रखा है। ये चैलेंजिंग केस है इस्लामाबाद पुलिस, और अच्छा खासा चैलेंजिंग केस है, क्योंकि इसको अगर ना सॉल्व किया गया तो फिर काफी लोगों के लिए परेशानी बन जाएगी, और जितनी जल्दी ये सॉल्व होगा। सर सिर्फ काफी लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तान के हर एक आम शहरी के लिए भी ये बहुत बड़ा थ्रेट है। जी, काफी लोगों में हम सब शामिल हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये जब इस चैनल के बाहर साथ ही एक रेस्टोरेंट है, होटल, वहाँ रेड कलर की चेयर पड़ी हुई है। इनमें से एक ट्रांसजेंडर वहाँ पर किसी से आकर काफी देर गुफ्तगू कर रहा है, इंतजार में पहले गुफ्तगू कर रहा है। इसका मतलब वो फुली एक्सपोज्ड है, और अगर वो पहले से इस मार्केट में आते जाते हैं तो उन अशखास से, इर्द गिर्द के लोगों से एविडेंस कलेक्ट की जा सकती है कि इनको आपने पहले कभी देखा था, किसी भी अंदाज में देखा था। ट्रांसजेंडर आपको पता है भीख मांगने के रूप में भी होते हैं, थोड़ा बहुत लोगों को हंसा हंसू के भी थोड़ा सा अपना गुजारा करते हैं। और दूसरी जी लग रहे हैं ट्रांसजेंडर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये रऊफ हसन साहब ने खुद भी इसको एडमिट किया है, क्योंकि गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है और चाल डाल से भी अंदाजा हो जाता है। ये तो इसमें कोई शक सर एक सवाल क्विकली बताइएगा कि अगर पुलिस ऑनेस्टली काम करे तो कितना स्विफ्टली इस पे ये जो टेक अप करने के बाद कोई ना कोई हमारे सामने नतीजा आ सकता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लिमिट नहीं होती बिल्कुल इसमें। अगर हम कहें जी 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन मेरा एक दो दिन इसके लिए, मेरे ख्याल में 1-2 दिन में ये करना होगा, और अगर लेट हुआ तो फिर काफी लेट हो जाएगा। इसलिए इसको जितना क्विकली और जितना जल्दी किया जाए। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये अगर एफिशिएंटली काम करे इस्लामाबाद पुलिस तो इस केस को रिजॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और 1 से 2 दिन का वक्त लगता है एफिशिएंटली, अगर ऑनेस्टली साफ नीयत के साथ काम किया जाए इस केस को रिजॉल्व करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। एक बार फिर आपको जो है सुबह की सोच में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो है हम वही जो केस है वो डिस्कस कर रहे हैं। येस्टरडे अनफॉर्चुनेट डे था पाकिस्तान की तारीख के लिए भी कहा जा सकता है। रऊफ हसन के ऊपर एक कातलाना हमला किया गया था। इस पर मज़ीद जो है बातचीत करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं तारिक मतीन साहब। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई बहुत अनफॉर्चुनेट डे था, एक कातलाना हमला इसको कहा जा रहा है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन जो वीडियो है आपने आई एम श्योर देखी होगी, उसको बार बार रिपीट पे देखी होगी। जिस तरीके से ये देखा जा सकता है क्लियरली कि वो जो 4 लोग थे इनका जो है इंतजार कर रहे थे। जी देखिए, ये सिर्फ 4 लोग नहीं थे। अगर आप देखें तो वहाँ हमें एक बेकरी ब्रांड है उसकी तरफ से पहले से फुटेज बनाता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है, यानी जहां से वो बेकरी का दरवाजा नजर आता है। तो वो शख्स पहले से तैयार था। आमतौर पे किसी भी सीन में जो सड़क पे हो जाए, लोग दरमियान में से कहीं किसी जगह से उस सीन की वीडियो आती है। ये शख्स पहले से वीडियो बना रहा था, ये तैयार था, और वो जो टोपी वाला बास्केट वाला दूसरे एंगल से फुटेज बना रहा था वो भी पहले से मौजूद था। तो और पहले से वीडियो बना रहे थे। तो ये 4 की जगह 6 या 7 लोग थे। और ये देखिए आपके, मुझे हैरानी थी कि ये तैयार होके आए थे, ये कैसे ख्वाजा सरा थे। हमने सड़कों पर गाड़ियों तक आते हुए, हम तक आते हुए जो ख्वाजा सरा देखे, वो ख्वाजा सरा जो है वो नमूदो नुमाइश वाले होते हैं, वो चादरों में लिपटे हुए नहीं होते। ये 21 मई के रोज 42 दर्जे की गर्मी में इतनी मोटी चादर में लिपटा हुआ ख्वाजा सरा, मतलब मैं तो हैरान था कि ये कौन सा रवैया, ये ख्वाजा सराओं वाला। और वो ख्वाजा सरा लग भी नहीं रहा वैसे। वो अजीब मुश्तंडे और डशकरे किस्म के ख्वाजा सरा थे, बड़े कुछ छांट के निकाले गए ख्वाजा सरा थे। वो एक दिन पहले भी रऊफ हसन साहब पर, पहले अब ये जीएनएन के बाहर था, उससे पहले वो एक न्यूज के बाहर उन पर हमलावर होते होते बचे। तो ये अजीबो गरीब काम था। और फिर कैसे ख्वाजा सरा थे
कि इनके पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है कि इन्हें रऊफ हसन साहब की मूवमेंट पता थी, एक दिन पहले भी पता थी, उसके बाद भी पता थी। ये कैसे ख्वाजा सरा थे? कि ख्वाजा सराओं को हमने देखा था खारियां थाने पर जब तशद्दुद का मामला था, जिनसी ज्यादती का मुबैना इल्जाम था, तो वहां ख्वाजा सरा जो थे वो सामान लाकर फेंक रहे थे, पुलिस वालों को हाथों से पीट रहे थे। यहाँ ख्वाजा सरा जो थे वो तेजधार आला लेकर नरखरा काटने को तैयार थे, शरद काटने को तैयार थे। ये कैसे ख्वाजा सरा थे? ये तो कोई बाकायदा हमला करके घात लगाकर जान लेने की कोशिश। इस पे तारिक भाई जो कम्युनिटी है, ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, और उनके जो लीडर्स हैं जो उनको हेड कर रहे हैं, जो एक कम्युनिटी है, उन्होंने भी जो है इसकी जो है तरदीद की है और मजम्मत की है, और उन्होंने कहा है कि क्लियरली कि ये ख्वाजा सरा हमारी कम्युनिटी में से नहीं थे, कोई भी हम ऐसे नहीं काम करते। देखिए बात ये है कि ये जो वो ख्वाजा सरा हों, ये ख्वाजा सरा हों, या जो भी ख्वाजा सरा हों, एक है ख्वाजा सरा जिस्मानी हालत और एक है ख्वाजा सरा जहनी हालत। ये जो भी हमला करता है ना, हमला करना ही बुज़दिली है। तो हमला करने वाला जो है वो ख्वाजा सरा ही होता है, और क्या होता है जहनी तौर पर। तो ये वही लोग थे, और जो अजीब जहनी तौर पर डरे हुए, और एक बुजुर्ग को 70 साल से ऊपर का है, अकेला है, उसको मिलकर 4 इंतहाई हट्टे कट्टे लोग जो है वो उस पर हमला करने आ गए थे। तो ये अजीबो गरीब रवैया है। और तारिक भाई आपको ये नहीं लगता कि ये एक होनी चाहिए? तारिक भाई आपको ये लगता है कि एक बहुत गलत प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो रहा है? पहले हम देखा करते थे कि सियासतदानों के ऊपर जो है स्याही फेंक दी जाती थी, मतलब उनको जो है जूते फेंक दिए जाते थे, लेकिन अब ये जो एक हमला हुआ है जिसमें ब्लेड्स और जो है तेज जो है आला का इस्तेमाल किया गया, ये एक बहुत ही गलत और अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट है। अच्छा भी देखिए, शिद्दत हर बार पहले भी बहुत ज्यादा रही ना, मतलब एहसन इकबाल साहब पे गोली नहीं चली, हमारे यहाँ इससे पहले सियासतदानों की जान लेने के वाकयात नहीं हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे में जो चीजें हुई हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है, और उसकी तादाद बढ़ने के अलावा वो बहुत अजीबो गरीब और खौफनाक हो गई हैं। और ये सामने आकर गला काटने वाला, मतलब ये क्या कोई आपको, मैं हैरान हूं, मतलब ये किया कैसे गया है कि आप उस बुजुर्ग का आपने देखा है, मतलब जितना गहरा कट है चेहरे पर, तो वो तो कान से गाल तक, होंठ तक आता हुआ कट है। वो अगर जरा सा नीचे होता तो उनकी गर्दन काटने वाला काम था, वो शहरक काटने वाला काम था। तो ये, और आप एक और चीज देखिए, मैं आपको जो फुटेज की बात बता रहा था कि एक एंगल है बेकरी के सामने वाला, दूसरा एंगल है साइड वाला। जो फुटेज बाद में मोबाइल से जारी की गई, क्या कभी ऐसा होता है कि 2 लोग जो पब्लिक प्लेस पर सीन में वीडियो बना रहे हो, उन 2 लोगों की कोऑर्डिनेटेड फुटेज आए? यानी पहले ये शख्स फुटेज बना रहा है मोबाइल से, फिर बाद में उस शख्स जो टोपी वाला है, उस एंगल की दोनों की फुटेज एक हो गई है, और दोनों मर्ज करके हमारे सामने आई है, एडिट होकर इनको जोड़ा गया है। ये कैसे मुमकिन है? तो फिर ये तो सारा गैंग था, और इसी गैंग ने फुटेज जारी की है। ये बहुत अजीबोगरीब था। ये सोशल मीडिया पे जारी हुई, कुछ सहाफियों ने जारी की। उनसे पूछा जाए कि भाई ये आप तक आई, कहां से आई, व्हाट्सएप पे आई, कैसे आई, आपने ये कैसे जारी की है कि 2 लोगों की, 2 अलग अलग लोगों की फुटेज जो थी एक पब्लिक प्लेस पर मौजूद, जिन्होंने एक सीन देख के फुटेज बनाई, उसमें दोनों एंगल्स एक फुटेज में आ गए। ये कैसे मुमकिन हुआ है? तो ये तो वो एंगल है कि जिसको इन्वेस्टिगेट करने की, यहाँ की जियो फेंसिंग करने की। बिल्कुल ऐसी, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रेज हो चुके हैं और उनका जवाब भी चाहिए फौरी तौर पर। अच्छा, एक और मामला है, पंजाब असेंबली में डेफेमेशन के लिए एक और लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब ये कवानीन हमारे पास पहले से मौजूद थे। इस लॉ की पहली बात है कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि 1 हफ्ते के लिए वेट भी नहीं कर सकते। सहाफ़ती तंजीमों ने ये रिक्वेस्ट की पंजाब गवर्नमेंट से कि आप 1 हफ्ते के लिए इसको डिले कर सकते हैं, अगर तो करें, हमें इस पर डिस्कशन करनी है। डिस्कशन भी नहीं की गई, उसको फौरी तौर पर पास किया गया। क्यों इतनी जल्दी ज़रूरत पड़ी है मरियम नवाज साहिबा? अब मेरा ये ख्याल है कि सोशल मीडिया पर इस हुकूमत ने, जिसके आप फॉर्म 45 ढूंढने में मुश्किलात पेश आती है, आपको अब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर तमाम फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, तो इसने पहले तमाम मीडिया को कंट्रोल किया, उसके बाद, और वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके, फिर उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की। जब उस कोशिश में नाकाम हुए तो ये कानून जो है वो लेकर आए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कल भी मैं पुराना बयान देख रहा था, सभी चैनल्स पर वो चल भी गया है
कि उन्होंने कहा था जब हम इख्तिदार में आ जाएंगे तब भी। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम सहाफत सर उन्होंने कहा था मैं रेगुलेशन पे यकीन ही नहीं रखती हूँ। जी, वो रेगुलेशन पे यकीन नहीं रखती थी। वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपोजिशन वाली थी, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वज़ारत आला के मनसब पर हैं। महर शराफत तो हमारे सामने फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं कि तकरीबन 900 वोटों से ये हार गई हैं। अब महर शराफत का दावा सच्चा या मरियम नवाज शरीफ साहिबा का? इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए जो जज साहब ने दे दी है चीफ जस्टिस ने, लेकिन उनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है अच्छा तारिक, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे इस पे एक और एतराज भी है कि डेफेमेशन तब होती है ना जब कोई ऑलरेडी कर चुका होता है कोई बात आपके खिलाफ, ठीक है, और उसका मकसद ये होता है आपको डिफेम करना। ये मुझे डिफेमेशन से ज्यादा इन्होंने जिसका नाम रखा है इससे बेहतर तो ये कि इसका नाम कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड रख देते, क्योंकि ये तो प्रोटेक्शन है खुलेआम तन की। प्रिकॉशन कहना चाह रही हैं? देखिए सही है, हद तक इज्जत के कवानीन होने चाहिए। हमारे यहाँ मीडिया, सोशल मीडिया सब शुतरे बेमहार हैं, लेकिन क्या यही तमाम सियासतदान जो हैं ये हमसे ज्यादा आगे बढ़कर ये तमाम काम नहीं करते? जो अभी जरताज गुल के साथ हुआ वो हमने नहीं देखा, जो मुराद सईद की बहनों के साथ हुआ ऐवान में वो हमने नहीं देखा। यहाँ तो सियासतदानों ने एक सियासतदान के यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल्स में से वो चीजें निकाल दी जो मेडिकल साइंस नहीं निकाल सकती थी, और वो निकाल कर मुंह में पान भरे हुए सियासतदान जो है वो लेकर बैठे हुए थे कि पता नहीं इसके जिस्म में से हमने क्या कुछ निकाल लिया है। मेडिकल साइंस भी परेशान थी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब निकाला गया हमारे यहाँ। तो सियासतदान हमारे यहाँ इस मीडिया से, सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर वो सिंध असेंबली में नुसरत सहर अब्बासी के साथ जो इमदाद पितासी ने किया था, तो ये आपस में जो कुछ करते हैं वो तो मीडिया इनके साथ नहीं करता, वो तो सोशल मीडिया इनके साथ नहीं करता। सोशल मीडिया तो ये कुदरत नहीं रखता कि जहाजों से इनकी तस्वीर गिराए। सोशल मीडिया तो ये कुदरत नहीं रखता कि स्विमिंग पूल में किसी सियासतदान की फैमिली बैरून मुल्क हो तो उसकी तस्वीर पंजाब असेंबली के बाहर खड़े होकर बांटी जाए। तो सोशल मीडिया से ये ताकत नहीं रखता। ये तमाम काम तो ये लोग करते हैं और इनको कंट्रोल करना है सोशल मीडिया को। अच्छा तारिक साहब, वेरी क्विकली, ये अब परवेज़ इलाही साहब को भी जो है कल रिहा कर दिया गया 11 माह की कैद के बाद जो है, और एक तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पीटीआई को एक मेजर रिलीफ मिला है, उनका बयान भी आया है कि मैं इमरान खान के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। सबसे पहले इसके ऊपर कमेंट करें। अच्छा, वैसे अगर रात में हम लोगों ने ये ट्वीट भी देख लिया था, लेकिन उसके बाद एक अजीबो-गरीब चीज हुई थी। चौधरी परवेज इलाही साहब के अकाउंट से वो ट्वीट जो रात में किया गया था वो बाद में डिलीट हो गया। अब ये क्यों डिलीट हुआ ये चौधरी साहब बताएंगे। मुमकिन है कि फैमिली की कुछ लोगों की तस्वीर वगैरह उनकी टीम ने वो पैगाम जारी करते हुए डाल दी हो जो आमतौर पे नहीं होती, इसलिए किया गया हो। पैगाम दोबारा आ जाएगा, लेकिन वो ट्वीट डिलीट हो गया। और जो रिलीफ का वर्ड है वो इस जगह बड़ी ज्यादती है, क्योंकि जिस तरह से एक बुजुर्ग सियासतदान को डंडा डोली करके गिरफ्तार किया गया, एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, शायद कोई अगर आप तादाद गिने ना कि कितनी बार रहा, कितनी बार गिरफ्तार, तो को 20 से ज्यादा बार बनता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो रिहा हुए, गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, गिरफ्तार हुए। और अब भी कोई जज साहब कैसे कर सकते हैं कि उनके सामने जब मुकदमात की तफसील आए तो उनको बताया जाए कि 9 और 10 मई को 20 मुकदमात हैं इस पर मुख्तलिफ जगहों पर। तो जज साहब को तो वही फारिग कर देना चाहिए कि ये 78 साल का आदमी है, छलावा है, ये 20 जगहों पर कैसे था। जैसे वो खवातीन जो 4 मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त में मौजूद थी और अब तक उनकी जुडिशल रिमांड की तौसी जो है वो एक तसलसल है, वो चले जा रही है। तो ये रिलीफ तो नहीं है, ये तो जिस तरह से सिस्टम ने ज्यादतियां कर दी हैं, ये शायद उन ज्यादतियों के रुकने का कहीं किसी जगह एक मरहला आएगा। वो मरहला शायद कहीं शुरू हुआ। इलाही साहब की रिटर्न से आपको लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है अब मज़ीद मुतहरिक होगी, एक जान आएगी उसमें? हम लोग केसेस भी देखते हैं, इमरान खान साहब के भी जो केसेस हैं वो भी जो हैं उसमें भी वो बरी हो रहे हैं। तो अब ये नियर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स है। चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई से मुझे उसकी डायरेक्शन चौधरी परवेज इलाही साहब के चैप्टर के इर्द गिर्द, सिर्फ बाकी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, वो मुझे उसका पेस कम होता हुआ नजर आता है, जो शायद उनके हिसाब से बेहतर होगा। चौधरी साहब मुमकिन तौर पर बात करेंगे, बात करवाएंगे, कहीं किसी जगह पुल बनेंगे, और चौधरी साहब अपने अंदाज में जिस तरह चीजों को लेकर चलते हैं शायद उस तरह से लेकर आगे बढ़ें। और चौधरी साहब हुए, फवाद चौधरी साहब हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब हुए,
ये इंगेजमेंट वाले लोग हैं। एग्रेशन तो इनकी अपनी सियासत में भी है, लेकिन वो एग्रेशन बाकियों के मुकाबले में कहीं कम है। ये इंगेजमेंट वाले लोग हैं, जो जाहिर है कि सियासत में एक बहुत जरूरी चीज है। तो मुझे इंगेजमेंट के इम्कानात ज्यादा नजर आते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई के बाद, और बहुत जरूरी है इंगेजमेंट, बहुत जरूरी है। इंगेजमेंट ना होने के नुकसान ज्यादा हैं। ठीक, राइट तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त जो है इंगेजमेंट की जो है सिचुएशन जो है, मतलब बातचीत है, राहें जो हैं हमवार होंगी चौधरी साहब के रिटर्न के बाद से। और हो सकता है अब के तहरीक इंसाफ कोई बातचीत की जाने बड़े हुकूमत के साथ, या फिर ये जो केसेस ख़त्म होने का या बरी होने का सिलसिला ये भी तवातर से हमारे सामने आ रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी। अच्छा, गंदम स्कैंडल जो है वो इंतहाई अहम है, उसको डिस्कस करना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 300 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल में नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 ऐसे अफसरान हैं जिनको कल मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। ये जो मुअत्तल अफसरान हैं उन पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है, और मुल्क में गंदम होने के बावजूद मजीद गंदम दरामद करने पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी इससे पहले। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी के मामले में गफलत बरतने पर पास्को मैनेजिंग डायरेक्टर और GM जो है प्रोक्योरमेंट, उनको भी मुअत्तल कर दिया था। बिल्कुल जी। और अब इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं ज्वाइन कीजिए कैप्टन रिटायर्ड TJ हुसैन साहब। आप सदर किसान एसोसिएशन पंजाब हैं। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम। और लाइन जो है वो ड्रॉप होगी, विल ट्राई टू गेट हिम बैक। एंड अच्छा, ये निगरान हुकूमत को क्लीन चिट दिया गया है। बहुत सारे लोगों को क्लीन चिट दी गई है। 4 अफसरान को क्योंकि जब ये इंपोर्ट की गई है, हम लोग अगेन यही बात सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि उस वक्त जो ये पोर्टफोलियो थी ये प्राइम मिनिस्टर साहब के पास खुद थी जिस वक्त ये महज 4 अफसरान, वो भी निचली सतह के, उनके ऊपर इल्जाम आयद करके उनको फारिग कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई का। दिस वाज नॉट, ये जो है पहली बार इंपोर्ट नहीं किया गया। PDM की गवर्नमेंट में पिछले साल भी इंपोर्ट की गई थी, उससे पिछले साल भी जो है इंपोर्ट की गई थी। PDM में भी हुआ, फिर निगरान हुकूमत में, और फिर अभी की हुकूमत में भी हुआ है। निगरान हुकूमत के जाने के बाद 3 टाइम्स। और ये स्कैंडल पहले भी हमारे सामने आता रहा है। इंक्वायरी कमेटी की जो सिफारिशात है उस पर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। 4 दिन दिए गए थे तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म साहब के पास वापस पहुंचने के लिए, लेकिन 16 दिन हो गए। हमें जी TJ हुसैन सर कैप्टन रिटायर्ड हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप हैं सदर किसान एसोसिएशन पंजाब। TJ साहब अस्सलाम वालेकुम। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी हुसैन साहब, आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर है, या आप इसको बुरी खबर समझेंगे? 4 जो है अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है आप लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ होती रही हैं उनके जो है खातिर। जी, सबसे पहले तो मैं ABN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप किसानों की आवाज़ बने। देखें, हम तो किसान तो अभी शोक की हालत में हैं। जैसे इंसान के किसी किसान के घर में जैसे मर्ग हुई है, हम इस तरह से बैठे हुए हैं। कम से कम इस जगह पर जो हुक्मरान है ये यही सोचे कि ये जो किसानों के गरीब जो 17% आवाम है, इनके चूल्हे कैसे जलेंगे। देखें, अभी अभी हमें कुछ खबर मिली थी और हम बड़े खुश हुए थे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शायद को गंदम खरीदने के लिए प्रोग्राम बना लिया है। और उसके बाद हमें फिर सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली कि जी वो जिला बंदी कर दी गई है, उनको गंदम नहीं खरीदी जाएंगे। जिस दिन ये पहले खबर फैली है तो मैं आपको बताऊं कि उस दिन ये फौरी तौर पर मार्केट के अंदर तकरीबन 200 से 300 रुपए रेट जो है वो बेहतर हो गया था। सिर्फ इतनी खबर आने पर कि खैबर पख्तूनख्वा गंदम खरीदेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत और वफाक हुकूमत, क्योंकि ये दोनों एक ही चाचा भतीजी हैं आपस में, इन्होंने ठान लिया है कि किसान को हमने मारना है। मैं कहता हूं कि कम से कम इस वक्त इसके बाद ये जो नून लीग की हुकूमत है या जो उनके साथ PDM के जितने भी लोग हैं, कम से कम ये कहना बंद कर दें कि ये ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के लिए मईशत की। ये तो बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक है हमारी बात। देखिए, हमने हर तरह के एहतजाज किए, आप मीडिया वाले अगवा हैं,
कि हमने 29 तारीख को वहाँ लाहौर में एहतजाज किया, हमारे बहुत सारे दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग जो है ना गिरफ्तार हुए, हुसैन साहब ये बताइएगा किया गया। बल्कि मैं आपको बताऊं कि साहिवाल की इंतजामिया ने तो कमाल किया कि हमारे बंदे जो है वो पकड़कर उनको 16 एमपीओ के तहत जेल भेज दिया, हमारी डीसी साहिबान साहिवाल ने। तो ये मेरा ख्याल है कि हर तरह से ये चाह रहे हैं कि जी किसान जो है ना वो किसी भी तरह से वो उसका जो है ना जो भी ये मुल्क की ज़राअत की मैशत है वो खत्म हो जाए। देखें, मेरा ख्याल है कि जब पिछली हुकूमत गई थी तो इन्होंने खुद, इस हुकूमत ने जो जीडीपी का हिस्सा था ज़राअत का, वो जो खुद पेश किया था, तो मेरा ख्याल है कई पिछली दहाइयों से वो बेहतर था। अच्छा, तो हुसैन साहब आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करने के लिए, किसानों को तबाह करने के लिए? क्योंकि अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे आपके बिल्कुल जो है लाइन पे आने से पहले, जो हमारे से बातचीत करने से पहले, कि जो है पीडीएम गवर्नमेंट पिछली पीडीएम गवर्नमेंट में भी इंपोर्ट की गई थी, फिर जो केयरटेकर सेटअप है उसमें भी दोबारा इंपोर्ट की गई, अब जब पीडीएम गवर्नमेंट दोबारा आई है तो अगेन इंपोर्ट की गई है। हाँ, तो देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। कौन है, मेरा ख्याल है कि ये मुल्क है आखिर, ये इस पर कोई ज़ाब्ते कानून, यहाँ पर मुख्तलिफ महकमात सारे काम करते हैं। मुझे भाई मैं आपको बताऊं कि ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के जो अदाद शुमार है इनके पास ना हो कि गंदम कितनी आ रही है और हमारे पास कितनी पड़ी हुई है। सर, बाकायदा समरी के थ्रू जो है वो मंगवाने की रिक्वेस्ट की जाती है। तो ये बिल्कुल सोचा समझे मंसूबे के तहत की है, और ये सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बताऊं कि इनका साबका रिकॉर्ड भी देखा जाए ना, अगर नून लीग का मैं हुकूमत की बात करता हूं, तो ये कभी भी किसान खुशहाल नहीं हुआ है इनकी हुकूमत में। वो हमेशा जो है ना वो गरीब इतना पीछे चला गया कि हम कई साल तक जब इनकी हुकूमत जाती है तो हम कर्जा उतारने में लगे रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि जो हमारी वहाँ पर फूड सिक्योरिटी है उनको इतना पता ना हो कि हमारे पास क्या ज़खायर हैं और कितने आ रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, और जिन लोगों ने किया है वो सब के सब अभी आपके सामने हुकूमत में बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर बैठकर वो बल्कि हुकूमत के मजे ले रहे हैं। और ये अभी 2-4 अभी मैंने कुछ देखी है सोशल मीडिया के ऊपर खबरें कि जी वो 3-4 को बकरे की तरह जो जैसे कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, वो 3-4 छोटे छोटे लोगों को और वो भी उनको सिर्फ मुअत्तल किया गया। अच्छा हुसैन साहब, ये भी बताएं कि जो 3 लाख मेट्रिक टन केपी गवर्नमेंट ने खरीदने की बात की थी, उस पर भी स्मगलिंग वगैरह की पंजाब हुकूमत से आ गया कि ये तो स्मगल हो जाएगी और फिर नाकाबंदी वगैरह कर दी गई। क्या ये वाकई ऐसी या फिर केपी गवर्नमेंट करेगी इसको? देखिए जी, मुझे नहीं समझ आती है कि पहले जो है ना जो केपी को या बाहर जो है ना दी जाती है गंदम, तो पहले नहीं जाती है क्या? पहले स्मगल का जो लफ्ज नहीं होता है, आज वो स्मगलिंग हो रहा है। अगर वो केपी में जो है ना, क्या पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है? क्या वहां पर वफाक नहीं है? क्या वो रास्तों पर जो है वो केपी की हुकूमत है जो बैठी हुई है बाहर जो है अफगानिस्तान का रास्ता रोके हुए? वहां तो वफाक के लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात है कि देखिए, इनके पास गंदम अगर एक्स्ट्रा आ चुकी है तो उसका हल निकाले ना। उसका हल ये है कि वो गंदम को एक्सपोर्ट करें। मैं कहता हूं कि आज ये अफगानिस्तान का बॉर्डर खोल दें। आप यकीन करें कि हमारी गंदम का जो रेट है वो 3900 तो छोड़ें, ये अगर 5000 में भी लोग खरीद कर ले जाएंगे। वहाँ के लोग जो है ना, पहले भी ये ऐसा होता रहता है, पहले हमेशा हमारी गंदम खड़ी जो है वहाँ से लोग आते हैं, खड़ी गंदम का सौदा करके वो खरीद लेते हैं। तो पता होता है कि मुल्क में इतनी गंदम रखनी है, बाहर इतनी जानी है, और उसका ये जो इन्होंने गंदम खरीदी है जो कि वैसे ही वो खाने के काबिल नहीं है, अगर ये हमारी गंदम एक्सपोर्ट कर दें तो इनको ज़रे मुबादला भी मिल सकता है। हुसैन साहब, 3 करोड़ टन की बम्पर क्रॉप। हुसैन साहब ये बताइएगा कि अभी आपने बताइए जो कि इस्तेमाल के लायक भी नहीं है, जो इन्होंने गंदम इंपोर्ट की है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आई एम श्योर आपने भी वो देखी होगी गंदम जो इंपोर्ट हुई है, उसकी क्वालिटी क्या है? सर, मैं आपको बताऊं कि जब 2 नंबरी होती है ना, मुझे आप बताएं, अगर ये 1 नंबर गंदम लेते तो इनको पैसे कैसे बचते? ये तो हो नहीं सकता था ना। कि आप मुझे बताएं कि जब कोई भी चीज किसी मुल्क से जब एक्सपोर्ट होती है तो उसकी चेकिंग इतने अच्छे तरीके से होती है
कि वो जो है ना तब जाकर वो चीज बाहर जाती है। और फिर जिन मुल्कों से आई है क्या वहां नहीं खरीदी जाएगी? ये गंदम खरीदी ही ऐसी गई है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये गंदम खुद खरीदी ऐसी गई है। जी आपका आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। और ये बहुत ये गंदम जानबूझकर ऐसी खरीदी गई है क्योंकि उसमें मुनाफा कमाना था। अभी मुनाफा तो इन्होंने कमा लिया जो भी कमाना था, और वो गंदम खाने के काबिल भी नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मैं किसानों की तरफ से, कि खुदारा किसानों को ना मारें, इनकी गंदम फौरन या तो आप एक्सपोर्ट करवाएं और या एटलीस्ट आप कंट्रोल तो करें। अगर आप आपका कितना नुकसान हुआ है सूबा जो है, जो कि वो पाकिस्तानी भी है, मुहब्बल वतन भी है, अगर वो खरीदना चाहते हैं, उनको दर्द है, क्योंकि वो भी लोग वहां पर भी जो लोग हैं जिनकी हुकूमत है वो सियासी लोग हैं, हर सियासी आदमी चाहेगा। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती है कि नून लीग वाले अपनी सियासत पर को क्यों कुल्हाड़ियां चला रहे हैं। अच्छा हुसैन साहब ये बताइएगा, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो नून लीग के MNA हैं, जो MPs हैं, मैं उनके सामने, वो सारे के सारे जो है ना वो 10 इलाकों से ज्यादा गए हुए हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप असम्बलियों में बैठे हैं, आपने कल फिर वापस आना है। खुदारा असम्बलियों में ये किसान को ऐसे ना मारे। ये गंदम जो है वो गंदम किसान तो जैसे कैसे अपना वक्त गुजार लेगा, लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं कि नून लीग की हुकूमत जो है वो आइंदा जो अभी कुछ जो वोट लिए थोड़े बहुत है वो भी खत्म हो जाएंगे इनके। अच्छा हुसैन साहब हमारे पास जो है मेरे ख्याल से 1 मिनट से कम वक्त है। हुसैन साहब बार-बार हमें गिरफ्तार, हुसैन साहब 1 मिनट से कम वक्त है हमारे पास। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब तक जो है KP को भी वो गंदम नहीं खरीदने दे रहे, एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर भी नहीं करने दे रहे हैं, खुद भी नहीं खरीद रहे हैं। इस वक्त कितना लॉस हो चुका है पाकिस्तान की जो किसान है? और जितनी हम 3 से 4 हमारे खालिद बाट साहब जो है हमारे चेयरमैन, 3 से 4 तो हम एहतजाज कर चुके हैं और अभी हम फिर तैयारी कर रहे हैं एहतजाज की, क्योंकि हम तो किसान हमें बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं। उन्होंने जो कर्जे देने थे वो कर्जे वाले लोग खड़े हैं। मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, इसमें सिर्फ किसान तो मर रहा है, लेकिन है कि आप यकीन करें कि जो बाजारों में आप जाकर देखें, तमाम ख्वाह वो कपड़े वाले हैं, जूते हैं, किराना वाले हैं। राइट जी, बिल्कुल जी, हुसैन साहब सदर किसान एसोसिएशन पंजाब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, KP को भी नहीं खरीदने दी जा रही है, जो कि बड़ी कम थी, 3 लाख जा रही है, और नाकिस क्वालिटी। और हुसैन साहब बता रहे हैं इतनी गंदी क्वालिटी है कि वो इस्तेमाल के लायक भी नहीं है। जो 71 कार्गोज आए ना, उसमें से 26 ऐसे जिसमें कीड़े थे, तो वो खाने के काबिल नहीं है। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। ख़वातीनो हज़रात, जो हुकूमत है मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI में इत्तेहाद हो गया है फाइनली। और इसमें जो असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई है, जिसमें यह तय पाया है और आइंदा 3 से 4 रोज़ में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का जो वफ्द है वो मौलाना फजलुर रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो मुलाकात जिसका आपने जिक्र किया, इसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक के एजेंडा और फिर मिलकर तहरीक चलाने पर गौर हो सकता है। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉन्फ्रेंस कोई PTI रहनुमा शरीक ना हुआ, इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन करें जी सेनेटर मुर्तज़ा साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर बताइएगा सबसे पहले तो ये जो मुलाकात के बारे में क्या तफसीलात है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अब कोई ग्रैंड अलायंस JUIF और PTI की सूरत में हुकूमत के मुखालिफ हमारे सामने आ सकता है? ऐसा है कि जिस दिन PTI के दोस्त आए थे, मुझे बुलवाया गया था, हुकूर हदीस साहब का फोन आया था, मगर मैं कोयटा में था तो मैं शिरकत नहीं कर पाया, तो मुझे ये मालूम नहीं कि गुफ्तगू क्या हुई है। बहरहाल मीडिया के मुताबिक जो है वो कुछ बर्फ पिघली है और मौलाना और उस तरफ से PTI के कुछ दोस्त इस हवाले से 1-2 दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा सेनेटर साहब, ये आप भी इसको जो है एक जाली हुकूमत जो है तस्लीम करते हैं। मुख्तलिफ सीनियर सियासतदान जो हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में थे, वो भी इसको एक जाली और चोरी की हुकूमत जो है इसको तस्लीम करते हैं। तो ये जो एक पार्टनरशिप होगी,
आप दोनों की, ऑफ कोर्स पहले आप लोग एक दूसरे के मुखालिफ थे, ऑपोजिशन में थे, एक दूसरे की आइडियोलॉजीज़ को नहीं मानते थे, लेकिन अब एक पेज पे आ रहे हैं, और ये एक पेज पे आने का मकसद क्या है? सिविल सुप्रीमेसी है या कि सिर्फ जो इन इलेक्शंस में चोरी हुई है उसके खिलाफ है? देखिए, मसला निज़ाम का है, हुकूमत का नहीं है, चेहरे बदलने का नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ हों, उससे पहले इमरान साहब हों, उससे पहले कोई और दोस्त हों, तो ये निज़ाम सारा जो है ना आपका हाईजैक्ड है ना। पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो किसी हद तक पहले रिग होता था, अब जो है वो बिल्कुल 100% तक चला गया है, और तमाम के तमाम मामला जो है ना वो इंतज़ाम के तहत चलते हैं। तो अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो फिर इंतजाम को जो है वो उनके अवामी नुमाइंदों के मुताबिक, दस्तूर की मंशा के मुताबिक। ठीक है सर, तो मतलब ये कि एजेंट है वो सिस्टम को बेहतर करना है। तो तहरीक इंसाफ जी उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिर तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं खास तौर पे उनको एक पॉइंट पे आना होगा, एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन करनी होगी कि सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो उसके लिए राजी नहीं होती, वो नून लीग के साथ बैठना या पीपल्स पार्टी के साथ। तो आपने क्या उनको फिर कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसको इस तरीके से किया जाएगा? देखिए, ये अल्टीमेटली अगर वो अब तक कायल हैं या नहीं है, इस बात अल्टीमेटली जो है ना वो बैठना आपस में पॉलिटिकल पार्टीज को पड़ेगा। हमको ये तय करना होगा कि हमने दस्तूर के दायरे के अंदर चलना है। दस्तूर से बाहर जो है ना वो हमने जो कुछ भी है पाकिस्तान के मफाद में या किसी और के मफाद में, ये चीजें जो है ना वो नहीं चलेंगी। अल्टीमेटली जब हम दस्तूर पे बैठना चाहेंगे तो उसमें यकीनन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपनी एक हैसियत रखती हैं, उनके पीछे भी लोग हैं, तो आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। उनके साथ बैठे बगैर जो है ना ये बात तय नहीं हो सकती, वरना फिर वो उस निज़ाम का एक लूला लंगड़ा विंग बन के दूसरी तरफ रहेंगे। नहीं तो कामरान साहब, ये तो मतलब उनका एक बहुत पुराना नैरेटिव रहा है खान साहब का, और अब भी जो वो मतलब जेल में हैं, लेकिन अब भी जो स्टेटमेंट्स बाहर आती हैं वो यही कहती हैं कि हम तो इनको तस्लीम ही नहीं करते, असल ताकत इनके पास है ही नहीं, तो इनसे गुफ्तगू करने का या बातचीत करने का फ़ायदा ही नहीं है। असल ताकत यकीनन किसी और के पास है, मगर उस ताकत को लेना है तो मिलजुल के लेना है, और मिलजुल के लेने के लिए वो हमको असूल तय करना होगा। असल इस मुल्क में असल मसला ये है कि जो निस्बतन कम ताकतवर होता है वो असल ताकतवर के साथ मिलके जिसके पास अवामी ताकत होती है उसको खराब कर देता है, उसके मैंडेट को अनडू कर देता है। ये इल्जामात हम सब पे जो है वो, किसी का मैं नाम नहीं लेता, मैं अपना नाम चले ले लेता हूँ कि हम सब पे माजी में लगते रहे हैं, तो उससे तौबा तायब होना पड़ेगा। तो फिर ये जो JUF को ये टास्क लेना ही पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को मनाया जाए टेबल तक लेके आने के लिए, तो JUF उसके लिए रेडी है? देखिए, अगर दस्तूर के ऊपर पहुंचने में लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दस्तूर के अंदर बजाते खुद एक प्रोविजन है, तो हमको दस्तूर के साथ लायल होना पड़ेगा। हमको जब उसकी जो आप ओपनिंग जो चंद आर्टिकल्स में आएंगी तो आपको लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बैठ के उस नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा। उनके पास, नून के पास या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास निस्बतन कम ताकत हो सकती है, मगर उनके भी फॉलोअर हैं, इस हकीकत को भी तस्लीम करना पड़ेगा। हमारे पास उससे भी शायद कम ताकत हो सकती है, मगर हमारे पीछे भी लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, तो जिसको भी आप नजरअंदाज करेंगे फिर मामला जो है ना फिर 2-4 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। तो मिलजुल के कोई चीज तय करनी पड़ेगी, और जब तक ये तय नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान इसी तरह से लंगड़ाता रहेगा, खुदा न खास्ता, और आप जो है ना खित्ते में एक तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये खान साहब की गवर्नमेंट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो लीड करने के लिए PDM जो है एक अलायंस, ग्रैंड अलायंस बना, उसको लीड किया फजल रहमान साहब ने, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। ये एक कितना बड़ा लॉस होगा जो कि अब वो PDM के साथ नहीं है, अब वो बिल्कुल एक डिफरेंट जो है रास्ता जो है ट्रैक के ऊपर चल रही हैं, और अब ये जो एक ग्रैंड अलायंस जो है वो डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मुख्तलिफ जमातें भी इसको ज्वाइन करेंगी। अब ये कितना एक क्या कह सकते हैं पॉजिटिवली होगा कि आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान के लिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जी पाकिस्तान जो आइन है उसको अपहोल्ड किया जाएगा। देखिए, हमारा पहले भी मसला जो है वो ये था निज़ाम के खिलाफ। 2018 के मामले को जब हमने चैलेंज किया तो भी हम निज़ाम के खिलाफ मामला लेके चले थे, फिर और पार्टियां इसमें मिलती गई, और मिलने के बाद जो है ना वो अल्टीमेटली जो है ना जब अदम एतमाद आई, और फिर उस वक्त भी हम इस बात पे थे कि इस अदम एतमाद के नतीजे में नए इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए।
मगर साथ जो पार्टियां थी जाहिर है वो हमारे इत्तेहादी थे उस वक्त, तो उन्होंने मामला को बड़ी खूबसूरती से हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। हुकूमत में जाने से यकीनन सबका ग्राफ भी खराब हुआ और इस नाम पे पाकिस्तान के नाम पे मोड़ दिया, पाकिस्तान के डिफॉल्ट के नाम पे मोड़ दिया। तो यकीनन जो है ना जो कुछ उसमें हुआ, हम फिर जो है ना वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे उस दिन थे। सर वहीं पे खड़े हैं, सर वहीं पे खड़े हैं, वाज़े के साथ इंटरप्ट किया है, लेकिन जिसने मैंने कब बताया कि पीडीएम को लीड करने वाले फजलुर रहमान साहब से पाकिस्तान बहुत इकोनॉमिक जो है डिज़ास्टर से गुजरा है, उसमें उनका भी जो एक किरदार जो है वो इसमें शामिल होता है। और अब ये भी कहा जाता है क्योंकि फजलुर रहमान साहब की जो डिमांड्स थी या जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला, इसलिए वो नाराज़ हैं और उस नाराज़गी की जो है खातिर जो है अगेंस्ट जो है वो जा रहे हैं। आखिरी बात से शुरू कर देता हूँ आपकी कि जो हम चाहते थे वो नहीं मिला। हम सिर्फ ये चाहते थे कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो जाए। ठीक है। आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में अगर जाएंगे तो आप सारी जो ना वो अपना डाटा सामने रख लीजिए इलेक्शंस का, या तो हम जीते हैं या फिर हम रनर आते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो ग्रीवेंस है, और वो जिनके अगेंस्ट हम रनर आते हैं उनको मोहल्लों में कोई नहीं जानता। जो लोग रिटायर हो गए हुए थे इलेक्शन से उनको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया। तो रनर कहीं ना कहीं पे जी सॉरी टू इंटरप्ट सर। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो अलायंस है, ग्रैंड अलायंस आपका और तहरीक इंसाफ का, ये सामने आएगा वो इसलिए क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। तो ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा कि आप लोग इसके लिए सड़कों पर निकलेंगे या फिर पार्लियामेंट में ही रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? देखिए अगेन ये किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी इसको लेके नहीं चलती। जब कोई एक पार्टी भी चले तो उसके फैसले उसके अदारे करते हैं। जब बहुत सारी पार्टियां चलेंगी तो फैसले जो है मुश्तरका तौर पे होंगे। मैं कुछ कह दूं कि उसमें जो है हम सड़कों पे आएंगे, मैं ये कह दूं कि नहीं हम घर में बैठेंगे, तो ये प्री मैच्योर है। जिस वक्त सारी पार्टियां बैठ जाएंगी, ये कोई अपना शक्ल इख्तियार कर लेगी, उसके बाद जो है वो मुश्तरका तौर पर फैसले होंगे। तो हम इसका फिर बाकायदा ऐलान किस तारीख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चंद दिन में मेरा ख्याल है, अगले चंद दिन में, नेक्स्ट वीक में जो है वो शायद आप इसका ऐलान सुन सकें। और कौन कौन सी सर पार्टीज हैं जिनके साथ गुफ्तगू हो रही है जो आपको ज्वाइन करेंगे इस अलायंस में? मार्च तीन पार्टियों की जो कि इस वक्त जो है ना इस निज़ाम की बेनिफिशरी, मेरा ख्याल है कि सारे इसके हमारे साथ उस अलायंस में शामिल होंगे। और इसमें आप लोगों की जो डिमांड्स होंगी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बुनियादी डिमांड ये एक वजह होगी, ये एक उसका अगला मरहला होगा, मगर बुनियादी डिमांड जो है वो निज़ाम की दुरुस्ती होगी। और हम दस्तूर पे चूंकि बिलीव करते हैं तो उस दस्तूर के दायरे के अंदर हर शख्स को, हर अदारे को अपने अपने दायरा इख्तियार के अंदर जाने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी बनाई गई थी, उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शरीक नहीं हुए और उसके कोई इतना कंक्लूजन्स हमारे सामने नहीं आए। तो ये जो तहरीक अभी होगी ये क्या ज़्यादा एक्टिव होगी, मुतहर्रिक होगी ज़्यादा? देखिए आप पहले 2018 के बाद भी देखें कि बाकी लोग या तो मुल्क में नहीं रहे थे या फिर दाएं बाएं हो जाते थे, और सिर्फ हम जो है तहरीक चलाते रहे। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि किसी को जो है ना वो अपना खुंसा से मार पड़ रही है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। तो यकीनन जो है ना इस तरह के बैकग्राउंड में लोगों का निकलना जो है उस तरह से बहुत मुश्किल होता है। तो निस्बतन चूंकि मौलाना फजलुर रहमान एक दिलेर लीडर है, तो यकीनन जब उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बल्कि कामरान साहब आपने टॉपिक वो जो हल्की सी गुफ्तगू छेड़ी है, मैं आपका चाहूँगा इसके ऊपर कमेंट जो है, कल जो राउफ हसन साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। ये कितना अनफॉर्चुनेट है और ये पाकिस्तान में कितने गलत प्रेसिडेंट्स जो हैं वो सेट हो रहे हैं इनसिक्योरिटी के हवाले से। पहले तो रऊफ हसन का जो है बैकग्राउंड देख लीजिए, मतलब जिसने भी ये हरकत की, मतलब उसको ये बैकग्राउंड भी शायद जो है ना उसने उसका एहसास नहीं किया। फवाद हसन फवाद के भाई हैं शायद, ऐसे ही है ना जी। मतलब जब इक़्तिदार की बात हो तो फिर आप अपने भाई का भी ख्याल नहीं करते, उसके ऊपर भी जो है ना इस तरह का हमला करवाया जा सकते हैं जिस तरह का हमला जो है कोई जहन में भी नहीं आता। ये मामला शुरू हुआ है वो वीडियो से, ऑडियो से, और अब जो है ना वो फिजिकल उस पर आ गया। सिर्फ रऊफ हसन पे नहीं हमला हुआ, इसके साथ साथ मुश्ताक, सेनेटर मुश्ताक, उनका जो इधर धरना है और वो पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल है जी हाँ, उनके ऊपर भी हुआ है। 2 लोग उसमें शहीद हुए हैं। वो गजा का मामला है, वो रफा का मामला है। ये जो है ना ये सारा कंट्रोल जो है वो इस तरह से किया जा रहा है मामले को। हमारा अपना भी जो कहना ये है कि हमारे इलेक्शन में जो सीटें कम होने की एक वन ऑफ द रीजन थी, उसमें वो गजा शामिल था JUI के लिए।
क्योंकि गजा पे हमने एक स्टैंड लिया हुआ था, मगर जो कुछ किया जा रहा है ये बहुत गलत है। इसका नुकसान होगा और इतना सख्त नुकसान होगा, इसका मुल्क को नुकसान होगा। मुमकिन है कि अभी साल 2 साल के लिए जो लोग इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं मौजूदा रजीम को, शायद कर पाए ताकत के बल पे या इस तरह की हरकतों के बल पे, मगर अल्टीमेट जो मुल्क का नुकसान हो रहा है वो शायद इनको नजर नहीं आता। इनकी दूर की नजर भी कमजोर है, इनकी नजदीक की नजर भी कमजोर है। बिल्कुल सर, कीपिंग ऑल दिस इन आइज, आपको क्या लगता है कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को टेबल पे बैठना चाहिए और फिर उनको यही डिस्कस करना चाहिए कि इन सब के कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो किसी भी पार्टी के लिए अच्छे नहीं है, खा वो आज तहरीक इंसाफ है, अगर कल वो नून लीग थी, कल फिर से कोई और जमात भी हो सकती है, तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा? देखिए, हमको पार्टीज को भी एक मिनट के लिए नजरअंदाज कर दीजिए। आपको मुल्क के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। होता ये है इस पाकिस्तान में कि जो पार्टी निस्बतन कमजोर होती है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा की इस पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूँ, जो पार्टी कमजोर होती है वो कहीं और हाथ मिलाती है और इसके नतीजे में वो ताकतवर निस्बतन ताकतवर पार्टी को जो है वो गिराने में कामयाब हो जाती है। क्योंकि उसमें कोई ना कोई नक्स होता है, नक्स रह गया होता है उस निज़ाम में। जी कामरान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से कनेक्शन का कोई इशू है वंस अगेन, और कनेक्शन का पाकिस्तान में इशू ही रहता है अभी तक जो है। ख़वातीन हज़रात जो है बहुत सरप्राइजिंगली मुश्ताक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग सरप्राइजिंगली डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेट की जो स्पीड है वो रूटीन से भी ज़्यादा कम होती है, तो वो वीपीएन लगा के और मुझे जो है वो महसूस होता है कि वो कम है या कम की गई है। कम है। आप एक पिक्चर, ट्विटर तो वैसे ही डाउन है, ट्विटर तो वैसे ही बंद है, वो तो बंद है, उसके बाद वीपीएन के बाद वो बिल्कुल ही नहीं चलता। और वैसे भी अगर आप कोई नॉर्मल यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो बड़ा टाइम लेता है वो अपलोड होने के लिए, या फिर आप अगर उसको देखना चाह रहे हैं सो इंटरनेट की स्पीड काफी स्लो है। इसी जो है स्लो कनेक्शन की जो है ना दुख के साथ जो है ब्रेक हो जाते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने एक बार फिर से कहा है कि तवानाई के शोबे में मुझ समेत किसी भी पॉलिसी साज ने ये नहीं कहा कि हुकूमत नेट मीटरिंग खत्म करने लगी है। पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि नेट मीटरिंग से हम जो है ग्रॉस मीटरिंग की तरफ नहीं जा रहे। उन्होंने कहा है, मजीद क्या कहा है ये सुनते हैं। देन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं। सोलर पैनल्स की कीमतें बिल्कुल नोज डाइव की है। 110-115 रुपीज़ पर वॉट की जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है। इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज़ की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को। ऑल राइट जी, ये स्टेटमेंट आपने सुनी है। अच्छा, पहले जो है स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम इसको मुअत्तल करने वाले हैं, फिर स्टेटमेंट्स आती हैं कि अब इसको मुअत्तल नहीं करने वाले हैं, फिर कुछ IMF की कंडीशंस आती हैं, उनको कहा जाता है कि हम इसके ऊपर जो है कंसीडर कर रहे हैं, नया प्लान भी बना रहे हैं। उन्होंने एम्बिग्विटी के साथ ही कहा है कि हम सोच रहे हैं इस बारे में, फ्यूचर में क्या हो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। राइट जी, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए असद महमूद साहब ने। आप एनर्जी एफिशिएंसी एक्सपर्ट हैं और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। असद साहब को खुशामदीद कहते हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा असद साहब, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान जो है ना माशाल्लाह से नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। वी हैव गॉट वाटर, वी हैव गॉट विंड, हमारे पास जो है मतलब कोयला है। हम जो है उनको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं जो है अपनी पावर प्रोडक्शन के लिए। एंड अगेन आफ्टर दिस, व्हाई डू वी नीड टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सोलर पैनल्स जबकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं? जी, बेसिकली पूरी दुनिया में जो है एनर्जी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी मिक्स पे फोकस होता है। क्योंकि सारी की सारी कहते हैं ना कि ऑल एग्स इन वन बास्केट डाल दें तो वो मसला हो सकता है। तो इसलिए आपका एक एनर्जी मिक्स होता है जिसमें हाइड्रो पोटेंशियल को आप देखते हैं सीजनल अप एंड डाउन होता है, तो उसको फिल करने के लिए कुछ बेस लोड पावर प्लांट्स चाहिए होते हैं आपको। इफ यू टॉक अबाउट पावर सेक्टर एट द मोमेंट, जो बिजली आपको मिलती है, तो मौसमी जो हालात के चेंजेस के साथ आपकी हाइड्रो पावर की अप एंड डाउन और इसी तरीके से उसको जो अप एंड डाउन उसकी कैपेसिटी
जो जनरेशन कैपेसिटी डिक्रीज होने की वजह से यू फीड इन अदर सोर्सेज, जिसमें आपके थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स, आईपीपीज, या जो आपके और दीगर ज़राए हैं, बगैस से भी आया आजकल। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज भी मैसिवली जो है वो पेनिट्रेट हुई आपके ओवरऑल नेशनल ग्रिड के अंदर जो है, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं कि आपने आपको क्लीन एनर्जी पे जाना है। उसके लिए डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फोकस जाता है। हाइड्रो असद भाई, हमने क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम उतना जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और हमने जितनी भी पावर जनरेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, अगर देखा जाए रफ एस्टिमेट कह सकते हैं बिटवीन 60 to 70% वो फ्यूल से हो रही है, और वो फ्यूल भी हम इंपोर्ट करते हैं। जी, उसमें देखें इंडिजिनाइजेशन इवन इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में भी हमारा फोकस, यानी कि वंस आई यूज्ड टू बी इन पब्लिक सेक्टर, तो ये जो सोलर की एकदम से अब जो हालात फेवरेबल बने, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी प्राइस में कमी आई, लेकिन शुरू से कहा जाता रहा अरबाब इख्तियार वाली साइड पे कि जी हम चाइना से, हम बाकी कंट्री से नहीं कम्पीट कर सकते प्रोडक्शन में। हालांकि इस खित्ते में पाकिस्तान में पहली फर्नेस सोलर सेल बनाने की सबसे पहले पिकरेट पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ने बना ली थी। उसको आगे लेके चलना चाहिए था। चाइना से भी पहले वहां बन चुकी थी हमारी फर्नेस, जिसके अंदर सेल बनता है, आपका वेफर बनता है, बट उसको आगे लेके जाने की बजाय ऑल्दो लाइक जो है अगेन बार बार वो पिछली जो मामला खराब हो चुके, उसको डिस्कस करने से कोई हासिल वसूल तो नहीं होगा। बट द पॉइंट इज आज भी वो देखते देखते डिमांड पाकिस्तान में इतनी बढ़ गई सोलर की कि आपने अगर इंडस्ट्री लगाई होती तो आपका इंपोर्ट बिल, आपने एक तरफ जो है सोलर पैनल भी इंपोर्ट किए, उस पर ड्यूटीज भी नहीं, आप वहां से ड्यूटीज भी एग्जामिशन दी हुई, फॉरेक्स आपका पाकिस्तान से बाहर गया। तो ये बेसिकली एक हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा असद साहब, देखा जाए अगर तो हमारे इवन नेबरिंग कंट्रीज भी जो है वो नेट मीटरिंग की तरफ ही जा रहे हैं, सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी अपनी अगर इसी गवर्नमेंट की बात की जाए, जब 2017 में इन्होंने कहा था कि सोलराइजेशन होनी चाहिए, उसको प्रमोट किया था, तो क्या सोच के अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बाकी कंट्रीज तो किसी और तरफ जा रहे हैं? जी, सोलराइजेशन देखें, मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो हमारी ग्रिड को पहले ग्रीन होना चाहिए था, ताकि इंटरनेशनली ग्रिड का मतलब ये कि सारों को यकसा उसका बेनिफिट मिलता है, रादर के आप हर बंदे ने अपने बैकअप के तौर पे अपनी बिल को या अपनी कंफर्ट जोन को देखते हुए, आप लोगों में से भी यकीनन हर एक ने अपने घर में एक डिवाइस जो कि डोमेस्टिक अप्लायंस नहीं कहलाती लेकिन दुनिया में वो लगाई हुई है, जो यूपीएस थी। यूपीएस जो आए वो इस वजह से कि हमें बैकअप, और इसी तरह इंडस्ट्रीज ने अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा लिए जो कि उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जरा सी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, पावर क्वालिटी की वजह से उनके लॉसेज होते थे, तो वो इस रैशनल इस जवाब पे हर एक ने अपने कैप्टिव लगाए। दूसरी तरफ डिमांड जो है हमारी वो इस तरीके से बढ़ी कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस नहीं किया, और हमारा सारे का सारा लोड जो है वो घरों के ऊपर, डोमेस्टिक 50% इलेक्ट्रिसिटी हमारी घरों में जा रही है, जो कि इकोनॉमिकली कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, और वो भी उसमें, और जो पावर प्लांट्स आप लोन लेके अगले 5-5 सालों में, इवन के वापडा वाली साइड पे जो डैम्स के बन रहे हैं, और जो आपके जो ऐसी जनरेशन है जो आपके पास सरप्लस होती जा रही है, तो वो इस्तेमाल कहाँ होगी? और जबकि आप अगर ग्रिड से डिटैच होते रहे, सुबह के वक्त चलें सोलर है, रात के वक्त तो सोलर नहीं है, उस पे सोल्यूशन इंटरनेशनली अब निकल रहे हैं बैटरी बैकअप के, और बैटरी भी अगेन इंपोर्ट होगी यहाँ पर, और सारा मामला। तो वो अगेन ये चीज देखने की है कि आपके पास जो है आपने इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग करनी है, आप लॉन्ग टर्म लोन्स लेकर बहुत से पावर प्लांट्स काम जारी कर चुके हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन तो आती है। सोलर जिस तरह आया एकदम से, वो अपनी मार्केट खुद ही बना लेता है, लेकिन ये कि आप ग्रिड को ग्रीन करते हैं, रादर के हर इंडिविजुअल को घर पे आपने फैसिलिटी दे दी। और अच्छा असद भाई, जनरल क्वेश्चन यहाँ पे, माशाल्लाह से यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, अल्टरनेटिव वेज क्या हैं जो कि चीपर हैं रादर देन इंपोर्टिंग सोलर्स? अल्टरनेटिव वेज तो मैं तो सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी की बात करता हूँ कि अपनी डिमांड को इतना कर लें, पैसिव डिजाइनिंग इतनी कर लें कि आपको जो एग्जिस्टिंग बिजली के जो कंजम्पशन है वो इतनी कम हो जाए कि आप ये सोचेंगे मेरा सोलर पे पे बैक इतना बिल तो आता ही नहीं है मेरा यूनिट। फॉर एग्जांपल, मतलब अभी तो हमें पता है कि आप सिंगल फेज कंज्यूमर हैं, अगर फॉर एग्जांपल जो भी ये इसको इस तरह लें कि आज के दौर में भी अगर कोई 5 मरले का घर लेता है तो उसको जो कनेक्शन मिल जाता है वो मिल जाता है जो सिंगल फेज लोड का आपका, जिसमें सब्सिडी बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैंने तो बाय चॉइस सब्सिडी नहीं ना ली, हर साल 1 मिलियन आपका रेजिडेंशियल कंज्यूमर आ रहा है। बट द पॉइंट इज कि इंडिजिनाइजेशन पे जाने के लिए हमें
ये देखना है कि जो आपका सेंट्रलाइज ग्रिड्स हैं या जो नए एरियाज हैं उनको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आपकी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज उसमें खुद ब खुद इन होंगी और उसको प्रमोट किया जाए, बैंकिंग फाइनेंसिंग इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में भी एकदम से जो लहर आई थी वो स्टेट बैंक ने जब बिलो मार्केट रेट फाइनेंसिंग दी उस पर, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने और हर एक ने उसका मुस्तफीद हुए और फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से। और इसी तरीके से इंडिजीनियस रिसोर्सेज पे अगर कोई लोकल बनाना चाहता है पैनल्स, उसको आप अगर फेवरेबल अमाउंट्स देंगे कंपोनेंट लेवल पे जाके, तो फिर जाके आपके पास अच्छा वैसे डोंट यू थिंक कि इसके ऊपर भी टैप इन करने की जरूरत है कि जब रिलीफ दिया जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जो है एक लार्ज अमाउंट में जो है वो परचेजेस कर लेते हैं, उनसे फ़ायदा उठा लेते हैं, एंड अगेन जो एंड यूज़र है उसको महंगे दामों बेचा जाता है। फिर जी, इसे लीड कैप्चरिंग बोलते हैं कि 20% जो है वो 80% सेगमेंट उठा लेता है, जो भी आप इसको मिसाल इसके ऊपर देना चाहें। तो द पॉइंट इज के जब ये सोलर पैनल्स के ऊपर एग्जाम्पशन दी गई थी तो स्ट्रेटेजिकली सारी जो भी हुकूमत थी उसको ये चाहिए था कि सबसे पहले ये मुस्तफीद करते सिंगल फेज कंज्यूमर्स को, जो कि 27 मिलियन है, और वो उनकी जो बिल है अगर 18 रुपए या 22 रुपए का पड़ा है जो एक्चुअल 40 का है, तो वो फेज आउट करते रहते हैं उनकी सब्सिडीज को ग्रेजुअली। और वो फेजिंग आउट से जो है आपका वो जो लीकिंग बकेट है, आपकी जो सरमाया जाया हो रहा होता है की शक्ल में, वो सोलर दे के वन टाइम आप वेव ऑफ करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स होते हैं BISP के या आपके सिंगल फेस। तो दिस शुड हैव बीन स्ट्रेटेजिकली अ लॉन्ग टर्म। लेकिन वो हुआ ये कि वो जिनके लिए टैक्स एग्जम्पशन की छूट दी गई या जिस सेगमेंट को सामने रखते हुए फायदा जो है वो किसी और क्लास ने उठा दिया उसका। जो 3 फेज कंज्यूमर्स थे, जो नेट मीटरिंग, जो ऑलरेडी पीक एंड ऑफ पीक आवर्स, जो उनका यूनिट का बिल 30-40 रुपए आता था बाय डिफॉल्ट, उन्होंने नेट मीटरिंग की सिंगल फेज कर सकता है, लेकिन अगर उसे यूनिटी 18 रुपए का पड़ रहा है, 12 का, अभी भी 22 का, 25 का, तो वो उस पर अभी भी सोलर पे ऑल्दो जा रहा है, लेकिन अगेन वो सब्सिडी भी अवेल कर रहा है, वो सोलर भी सिंगल फेज हाइब्रिड मीटर लगा रहे हैं, जो कि घरों में चेक कर रहा जाके कोई बंदा के भी ये मतलब एफिशिएंसी की वजह से काम हुआ है, या बहुत से ऐसे लोग हैं अभी जो ग्रिड के ऊपर सिंगल फेज कंज्यूमर्स भी सोलर लगा रहे हैं, लेकिन उनका मीटर होता है कि वो उल्टा तेज ज्यादा यूनिट्स कंजम्पशन करता है। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट में टेक्निकल न हो, अभी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की काफी गुंजाइश है। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहती हूँ असद, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज हमारे नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन कर दें अगर इन टर्म्स को, कि नेट मीटरिंग क्या है, ग्रॉस मीटरिंग क्या है, और अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो एक जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसको किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। नेट मीटरिंग में तो एक जो सादा इस्तेलाह है, हर बंदा ये देखता है कि जी मीटर चेंज हो रहा था आपका, और आपके जो यूनिट्स सोलर से जितने जनरेट होते हैं वो ग्रिड पे चले जाते हैं, और महीने के एंड पे जो आपने कंजम्पशन की होती है ग्रिड से ही बिजली लेके, वो उसके साथ उसको नेट कर देते हैं, और जो अजाफी यूनिट्स आपके पास होते हैं ऑफ जिस तरह पीक आवर्स के आगे और बाकी, तो वो आपको उसके अंदर चार्जेस देने पड़ते हैं, और टैक्स की शक्ल में या बाकी जो मामला हैं। और यही एक इशू है, लोग यही कहते हैं कि ओवरऑल कंज्यूमर्स जो बाकी जो जिन्होंने नहीं लगाई नेट मीटरिंग, वो इसको अवेल करें, क्योंकि जब आप सोलर से बिजली बना के ग्रिड पे दे रहे हैं तो TND जिस तरह बिजली घर से बिजली घर में अगर 2 से 3 यूनिट बनते हैं आपके, और घर के अंदर आपको 1 यूनिट मिलता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के बाद, लेकिन नेट मीटरिंग का ये चक्कर आ रहा है कि 1 यूनिट आप बना रहे हैं वही ग्रिड पे दे रहे हैं, तो उधर से पावर हाउस ने तो आपके 3 यूनिट बना के आपको 1 यूनिट दिया है, क्योंकि लॉसेस भी आगे बीच में, और यहाँ से आप जो हैं वो 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट काट रहे हैं, वो तो 1 के बदले 3 कटना चाहिए। इस तरह फाइनेंशियली इसके अलग हैं, टेक्निकल पर्सपेक्टिव अलग है, रेगुलेटरी इसके अलग है। हमारे पास मेरे ख्याल से वी हैव गॉट लेस देन 2 मिनट्स। मैं चाहता हूँ, ये पूरा पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहा है, अब बिजली के जो पर यूनिट इस वक्त मेरे ख्याल से 62 रुपए, और ये तकरीबन 100 तक चला जाएगा, बिकॉज IMF के साथ लोन्स एंड कंडीशंस है। अगेन हम जो घरेलू सार्फिन हैं, जो मतलब एंड यूजर्स हैं, वो कितने अब खुद सोलर के अलावा कोई सिस्टम के जरिए जो है वो चीप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड के लिए चीप, अभी जिस तरह पीक समर आई हुई है जी, तो कुछ जो इमीडिएट जो आपके 200 यूनिट तक या आपको एक ऐसी लिमिट तक कर्टेल कर सकते हैं ना, जो स्लैब्स का हमारा सिस्टम है पाकिस्तान में, तो आप जो है वो रूफ कोटिंग पे जाएं। जैसा फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, IFC एज सॉफ्टवेयर है, जिसपे बिल्डिंग्स की आप 20% कंजम्पशन कम कैसे करनी है, कौन से मटीरियल्स लगाएं, वाटर कंजर्वेशन पे जाएं, तो वो आजकल रूफ जो हाईली रिफ्लेक्टिव पेंट्स हैं, और इस तरह की प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच है, छोटी छोटी जो आपकी इन्वर्ट AC DC फैंस हैं,
आपने किस तरह कम्बिनेशन चलाना है अपने एसी और सीलिंग फैन का, जो खासतौर पे छतों पे जो टॉप फ्लोर पे रहते हैं तो उनके लिए तो ज्यादा जो जहन्नुम का समासा होता है। सो वी नीड टू लुक इनटू एनर्जी मैनेजमेंट, अपने अपने जो पीक आवर्स में कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी सबसे पहले मैनेज करेंगे एनर्जी को तो बिल आपका मैनेज होगा। अदरवाइज बाद दफा मैं कहता हूँ कि लोड शेडिंग भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वरना तो आज के दौर में जब आपको राहत मिल रही हो, कंफर्ट कूलिंग मिल रही हो, तो बंदा अपनी बिजली ना बंद करे। लेकिन जब उससे क्या होता है कि आपकी यूनिट्स कुछ बच जाते हैं जो आपकी लिमिट से आगे चले जाते हैं। बट इट्स नॉट गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है, महंगाई हो रही है जी रोटी कम कर दो। थैंक यू जी। जी असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड ख़वातीन हज़रात हमें यहाँ पे शामिल करनी है एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन हमें महंगाई हो रही है रोटी बंद कर दो, बिजली ज़्यादा यूज़ हो रही है तो लोड शेडिंग कर दो, यही सोल्यूशन है। फिर बिजली और गर्मी में बैठ जाओ और तड़पते रहो। एक ब्रेक शामिल करते हैं। इसकी आवाज़ खोलें, ये जो चल रहा है हमारा पीएम किधर है? यहाँ पे कुछ लगा फैला हुआ है। मेकअप से कोई आ सकता है? अल्लाहु अकबर। रहमल्लाहु मन क़रअ फ़ातिहत मअस सलावात। همینک وداع رهبر محبوب و عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید वेलकम बैक एवरीबडी। सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने आती रही हैं। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे पेपर्स जो हैं वो लीक हो रहे हैं, वक्त से पहले आपको पेपर्स मिल जाते हैं। अभी एक और स्कैंडल सामने आया है सिंध से ही। दरस निसाबी जो बुक्स हैं उनकी छपाई में मुबैना तौर पर करप्शन का ये स्कैंडल है, जिसमें तहकीकाती कमेटी ने मेगा करप्शन स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी है। सिंध की जो गवर्नमेंट है उसने साबिक चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है आगा सुहेल अहमद पठान को मुलाजमत पर बहाल कर दिया है और आगा सुहेल अहमद पठान को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बहाल किया है। अब ये जो आगा सुहेल अहमद पठान है इन पर 2 अरब 53 करोड़ करप्शन का इल्ज़ाम था, जिनको बहाल कर दिया गया। 2 अरब 53 करोड़। दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अब इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए हैदर अली साहब ने, सिंध एसोसिएशन के आप सदर हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हैदर साहब, अब ये इसके बारे में आप थोड़ा सा खुद अपने अल्फाज में बता दें कि जो ये इतना मेगा करप्शन का स्कैंडल है एंड वंस अगेन इट्स गॉन अंडर द कारपेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम, नाजुक और हसास मसले की तरफ आपने वजह तौर पे निशानदही की है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निसाबी कुतुब वक्त पर फराहम करना हुआ करता है। गुज़िश्ता बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि जब भी नया तालीमी साल शुरू होता है सिंध में, तो कभी भी ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों को वक्त पर नहीं मिलती और मतलूबा तादाद में नहीं मिलती। मसला ये है कि एक जंजीर की तरह जब तक कड़ी से कड़ी ना मिले तो वो उसकी कोई ताकत नहीं होती या उसकी कोई असर पजीरी नहीं होती है। सूरत हाल ये है कि ऊपर से पॉलिसी का जो तसलसल है वो भी नहीं होता, इंतजामी
अफराद का भी तसलसल नहीं होता। गुज़िश्ता 2 सालों में 6 मरतबा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन की तब्दीली अमल में लाई गई है। बार बार की ये तब्दीली जो है वो अदारे की कारकर्दगी को खराब करती है। उसके बाद वक्त पर फैसले या टेंडर दिए नहीं जाते, ताखीर का शिकार होते हैं, और उसके बाद सितम बालाए सितम ये होता है कि मंजूर नज़र अफराद को ये ठेके मखसूस तरीके से दे दिए जाते हैं। वो मखसूस मेरा नेक्स्ट अगला सवाल भी यही था कि ये जो ठेके दिए जाते हैं, ये जो टेंडर पास किए जाते हैं, ये कौन है? ये भी इनके मतलब ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस होंगे, इनकी फैमिली होंगी, इनके दोस्त यार होंगे, ऐसा ही है? जी, यकीनी तौर पर मखसूस पब्लिशर्स की जब हम बात करते हैं तो इनमें वही अफराद शामिल होते हैं जिनके अंदरूने खाना जो है वो ताने बाने मिले हुए होते हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का 2 अरब से ज्यादा का बजट सिर्फ इन किताबों के लिए है। 3 करोड़ के करीब किताबें जो है इन्होंने छापना होती हैं, और हर साल हमें 30%, 40% किताबों की कमी का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता साल भी 2 मरतबा किताबें छपवाए जाने के बावजूद भी हमने देखा कि उन्होंने किताबें वक्त पर नहीं पहुंचाई। इसी तरीके से मतलूबा तादाद में किताबों का न छपना भी वही मखसूस ठेकों की वजह से होता है। और इसके अलावा जो तरसील का निज़ाम है, जो तकसीम का निज़ाम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसकी जो खामियां हैं वो अलग हैं। अब इस सिलसिले में एक बड़ा जुल्म और सितम ये हुआ कि वो तालीमी साल जो अप्रैल में शुरू होना था, सिर्फ किताबों की छपाई वक्त पर न होने की वजह से, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाकामी की वजह से उस तालीमी साल को भी 2.5 माह के लिए आगे बढ़ाया गया, और अब ये अगस्त 2024 से शुरू होगा। और अब तक की सूरत हाल ये है कि कुछ दिन पहले ही ये खबरें सामने आई हैं कि ये टेंडर दिए गए हैं, और फिर वो उसी तरीके से। और जबकि नवाजिशात की अगर बात करें तो सिंध गवर्नमेंट सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को ये पूरी रकम, खतीर रकम जो किताबों की मद में मिलती है, वो मुकम्मल 100% एडवांस में अदायगी इसकी कर दी जाती है। क्या बात इसके बावजूद क्या बात है, हर साल जो है हमें करप्शन भी मिलती है, हमें इसकी बद इंतजामी भी मिलती है, और हमें इससे जो है वो बच्चों में, वालिदैन में परेशानी भी मिलती है। और मर के ये जब किताबें बच्चों के चलो पहुंच ही जाती हैं करप्शन के बाद, मेगा स्कैंडल्स के बाद, तो बच्चों के पेपर लीक आउट हो जाते हैं, उन किताबों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अभी तो इन किताबों का छपाई का क्या मयार होता है, इनके कागज का क्या मयार होता है, वो एक अजब सवालिया निशान है। कोई भी इंसान जो आम आंख से देख सकता है, आसानी से समझ सकता है कि ये जो किताबें छपती हैं ये गैर मयारी कागज पे, अगर कागज तय होगा ऑफसेट का या अच्छी ग्रामेज का, तो वो ग्रामेज पूरा नहीं किया जाता, और खराब कागज पर, खराब मशीनों पर जो है वो प्रिंटिंग कर दी जाती है। इस सूरत हाल से मतलब हर साल सबको परेशानी होती है। अब जान छुड़ाने का एक तरीका इन्होंने निकाला कि बुक बैंक कायम करने का इस मर्तबा ऐलान किया गया है कि बच्चे पुरानी किताबें अपने जूनियर्स को दें, और जूनियर्स जो है अपने सीनियर्स से नई किताबें। चलें देखते हैं ये मुमकिन हो पाता है नहीं। हैदर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। ये थी कुछ स्कैंडल की सिंध से मुतालिक जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, और पहले भी हम इसका जिक्र करते रहे मुतअद्दिद बार कि ये स्कैंडल्स हमारे सामने आते हैं सिंध से बार बार। अच्छा, मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि मतलब अगर आप लोगों ने सिंध में पेपर्स ही लीक कर रहे हैं जो कि बहुत सालों से हो रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक्स के ऊपर पैसा ज़ाया करने की क्या जरूरत? और 100% बजट जो है वो पहले दे दिया गया है, तो वो 100% बजट वैसे यहाँ पे फिर भी डिले हो जाता है, और यहाँ पे 100% दिया है, 2 अरब 53 करोड़। अच्छा, आपको लगता है वैसे एक शख्स के नाम सिंध गवर्नमेंट सो रही है? सिंध गवर्नमेंट सो रही है, और सोना बहुत अच्छा होता है, मुकम्मल तौर पे सो रही है कि देखिए 2 अरब 53 करोड़, लेकिन सो नहीं रही मेरे ख्याल में। सोने से बेहतर, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने इन मौसूफ को बहाल किया है।
अच्छा, आई थिंक गवर्नमेंट अपना रोल जहाँ पे उसको लगता है कि प्ले करना चाहिए वो कर रही है। बहुत सॉरी है, और क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास स्टोरी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें जो है सोने के फवाइद जो हैं वो बताए जाते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। वो जापान की बात नहीं कर रहे, जापान की बात करो। वहाँ पे जापान में काम के वक्त इसी जगह पर सो जाने वाले शख्स को मेहनती समझा जाता है, और वो ये बात बहुत सीरियस ले गए, मेरे बहुत सीरियस ले गए हैं, सही है, समझा जाता है जी। और वहाँ पे बाकायदा जो है जापान के अंदर वो आपको जो है टाइम देते हैं पावर नैप लेने के लिए, और वो कहते हैं कि आपको जो है सोना चाहिए ड्यूरिंग वर्क आवर्स भी, इससे आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसमें इजाफा होता है। और जापान अपने मेहनती लोगों की को जो है ना, मतलब सुलाने की वजह से एक मशहूर मुल्क कंसिडर किया जाता है। वहाँ पर मैम्यूरी की इस्तिलाह भी मशहूर है। बिल्कुल, सॉरी, इनाम्यूरी ये जापानीज वर्ड है जी। और बहरहाल जी पाकिस्तान के अंदर तो वैसे सारे सो रहे हैं, तो हम लोग माशाल्लाह से वैसे ही बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो इनाम्यूरी वर्ड मैंने अभी यूज़ किया, आपने कहा जापानी इस्तिलाह, इसका मतलब ये है जी काम पर सोना। सो इनाम्यूरी इन तरीकों में से एक है जिसे जापानी कारकुनान ने अपने काम के लिए अपने खुलूस और लगन को जाहिर करने के लिए मुंतखब किया है। हम भी सो जाते इनाम्यूरी हम पाकिस्तान में भी इनाम्यूरी की जो इस्तिलाह है वो प्लीज़ इंट्रोड्यूस की जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास सरबाज अली खान से मुतालिक। उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर कर लिया है। सरबाज अली 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां बगैर ऑक्सीजन की सपोर्ट के सर कर चुके हैं। वो बगैर ऑक्सीजन 11 चोटियां सर करने वाले पहले और वाहिद पाकिस्तानी है। That's amazing. This is amazing. बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के, बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के, this is truly remarkable, amazing, fantastic, and unbelievable. और इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह हम इनको अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे और इनसे पूछेंगे कितना मुश्किल होता है, बिकॉज यू नो आप जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो रही होती है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ भी ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते हैं, और जो हाइकर्स वगैरह होते हैं उसके बगैर करना वाकई जैसे हमने पहले कहा अनबिलीवेबल है एंड रिमार्केबल है। भाई बगैर ऑक्सीजन के चलेंगे सर, सैल्यूट है सर आपको। ट्रू। और पाकिस्तानी को पैमा जो है उन्होंने मजमूई तौर पर 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर की हैं। साजिद सतपारा जो हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से मसनूई ऑक्सीजन पर माउंट एवरेस्ट सर कर चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की नाइला कयानी का भी हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, और दैट्स वेरी गुड। टैलेंट से बहुत बड़ा हुआ है जी पाकिस्तान, और दिस इज सच एन अमेजिंग स्टोरी जी। और इस्लामाबाद के रहायशियों के लिए जो एक अच्छी खबर है जी, इस्लामाबाद के अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जो है एक अहम जो है पेशरफ्त की गई। चीन से 30 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं, और ये बसें जो हैं कराची से इस्लामाबाद पहुंचाई जाएंगी, और अगले हफ्ते तक इनकी आमद भी मुतवक्की है। और इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और ये इस वक्त जो पिक्चर्स में देख रहे हैं दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन एक जनरल जस्ट क्वेश्चन आपसे भी और पाकिस्तान की आवाम से भी कि इलेक्ट्रिक बसेस तो आ रही हैं, लेकिन डू वी हैव इलेक्ट्रिसिटी? वेरी गुड क्वेश्चन। That is a we do have आगे बढ़ते हैं, मतलब अगर वो चार्ज कर रहे हैं और बिजली चली जाए। आगे बढ़ते हैं, कोई कमेंट नहीं करना। बुजुर्ग शहरियों और तलबा की रसाई को यकीनी बनाने के लिए सब्सिडी और बस डिपो की तामीर के साथ साथ चार्जिंग पॉइंट्स को तेज़ करने पर भी जोर दिया गया, और इस मंसूबे का जो मकसद है वो मौजूदा मेयारात से आगे निकलना है, और ये जो है वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव तक रास्तों को बढ़ा सकता है। That's very nice, that's very nice. मतलब इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का अपना जो इसका जो मकसद है ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना सिस्टम है जो इस वक्त इतना तबाह हुआ है, उसको नहीं फिक्स करेंगे हम लोग। चलें जी, नेक्स्ट स्टोरी क्या है जी? जापानी ट्रांसपोर्ट कंपनियां और एक बरतानवी जो है काबिल तजदीद तवानाई फर्म जो है लकड़ी के जो हैं छड़ों से चलने वाला जो है दुनिया का पहला जहाज तैयार करने में जो है शिराकत कर रहा है। वाओ, बिल्कुल। और इसका जो मकसद है वो जापान को इसकी तरसील को मुमकिन बनाना है, और बायोमास उसकी तरसील में कार्बन के अखराज को 22% कम करना है। इस ताउन का मकसद जहाज और फिर उसके बाद पायदार ईंधन की टेक्नोलॉजी दोनों को तैयार करना है। मतलब अब ये लकड़ी से जो है इसकी प्रोडक्शन की जाएगी, लेकिन अगेन मतलब दैट इज डिफॉरेस्टेशन ना, दैट्स अनदर वे ऑफ कार्बन एमिशंस। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, फिर इसीलिए इनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी ये, और ये हमारी आज की सुबह की सोच थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। आप सबने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है, और हमेशा याद रखना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद।